हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त का एक्सप्लेन सेक्शन और 31 अगस्त का। कल का मैंने इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि कल कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, तो मैं सोचा 2 दिन का एक ही साथ कर लेंगे। ठीक है, पहले 31 वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद 30 वाला देखेंगे। ठीक है, पहला आर्टिकल देखते हैं। अब देखो, वैसे INS अरीघात के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आजीराम के पॉइंटर्स में इसी मंथ में, तो रिवीजन जरूर किया करो। बट ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसलिए इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले न्यूक्लियर ट्रायड से क्या होता है। अब देखो, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब हो गया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है टू लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम सी, एयर एंड वाटर। अगर ये तीनों हैं आपके पास तो आपको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड केपेबल। अब ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अब देखो याद कैसे करना है। यूएस, अगर यूएस के पास है तो रशिया के पास भी होगा, रशिया के पास है तो चाइना के पास भी होगा। तो बचा कौन? इंडिया और फ्रांस। तो अब बस मोस्टली तुमको याद रखना है फ्रांस, क्योंकि इंडिया तो तुम्हें याद ही हो जाएगा। अब ऐसे कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स हैं? तो ये 5 कंट्रीज़ प्लस यूनाइटेड किंगडम जो हमारा यूके है, उसके पास सबमरीन्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं INS अरिहंत और INS अरीघात के बारे में। अब देखो, INS अरिहंत जो था वो हमारी पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी। ठीक है, ये 2009 में इसका काम शुरू हुआ और ये ऑपरेशनल हो गई 2018 में, फुल्ली ऑपरेशनल। ठीक है, और इसके बाद अभी आई है INS अरीघात। और INS अरिहंत में जो है इंडिजिनस कंटेंट कितना था? 30%, और हमने इसको बनाया था रशिया के हेल्प से। ठीक, और अभी वाली जो अरीघात बना रहे हैं हम, इसमें इंडिजिनस कंटेंट जो है वो 60% है, और ये इंडिजिनसली बनाई है हमने। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है थोड़ी ज़्यादा केपेबल होगी ये सब चीज़ें। ठीक है, बाकी इसमें काम की बात याद रखने वाली एक चीज़ और है कि ये जो अरीघात है इसमें मिसाइल कौन कौन सी कैरी कर सकते हो आप। एक है K4 मिसाइल और एक है K15 मिसाइल। ठीक है, इनको बोलते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तुम्हें बस इतना नाम याद रखना चाहिए, K4 और K15। अब K4 जो है, अब देखो जो 4 है कम है, इसकी रेंज ज़्यादा है 3500 किलोमीटर। ठीक है, और जो 15 है इसकी रेंज कम है 750 किलोमीटर। ठीक, और ये जो सबमरीन है ये K4 मिसाइल कितनी कैरी कर सकता है? 4, 4 का 4। ठीक है, और K15 वाले को 12 कर सकता है, ये याद रखना है। बाकी डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अरिहंत और अरीघात का, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट था 6000 टन था। कभी पूछ दे कहीं तो इंपॉर्टेंट है, वरना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो, ये जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर मतलब हम न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली इसमें यूज़ करते हैं अंदर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का फ़ायदा क्या होता है? जो जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं वो यूज़ करती हैं डीजल इलेक्ट्रिक। तो क्या होता है, इनको अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता है बार बार। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर पावर्ड हो तो आपको इतना बार बार ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है ना, सबमरीन जितना पानी के नीचे रह पाएगी, जितना हिडन रह पाएगी, उतना बेटर है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होती हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ इसमें मेंशन है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन। अब देखो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन कितनी होती हैं? न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं 3 तरीके की। एक होती है सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, SSN। ठीक है, अब बाकी तुम्हें दोनों में क्या करना है कि देखो, SSN तो तीनों में है। ठीक है, एक में क्या है, B जो लगा है इसका मतलब हो गया बैलिस्टिक मिसाइल, और जो G लगा है इसका बोलते हैं गाइड मिसाइल। अब देखो, जो हमारी SSN होती है सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, ये होती है शॉर्ट रेंज सर्विलांस वगैरह के लिए यूज़ होती है और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज़ होती है। बाकी जो दोनों हैं ये सिमिलर हैं, ये मल्टी मिशंस में यूज़ होती हैं, लॉन्ग रेंज इनकी होती है काफ़ी, और यही जो होती हैं ये कोवर्ट मिशंस, जो कि हिडन मिशंस जो करते हैं, ये यही सबमरीन्स करती हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल और गाइडेड मिसाइल वाला डिफरेंस है। ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है, तो ये देखते हैं एक बार। अब देखो, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है, तो फिर से तो नहीं आएगा, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ये होती हैं अनगाइडेड और रॉकेट प्रोपेल्ड, मतलब रॉकेट यूज़ होता है इनको लॉन्च करने में। अब रॉकेट क्या हुआ, यहाँ से लॉन्च किया, इसको यहाँ तक ले गया, अब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया। अब यहाँ होगा ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आके टारगेट को हिट करेंगे। अब क्योंकि देखो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रही हैं, तो अब क्या होगा कि जो टारगेट अगर यहाँ स्टेशनरी है तो ये हाईली एक्यूरेट हो जाएंगी उसको हिट करने में। ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको डिटेक्ट करना, क्योंकि रॉकेट प्रोपेल्ड हैं तो बहुत तेज़ चलती हैं। ठीक है, तो रडार से कभी कभी इवेट कर लेती हैं। इवन क्या होता है, कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती हैं, उसके बाद फिर री एंटर करती हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इवेट करना। अब देखो, अनगाइडेड का मतलब हो गया कि ये पूरे पाथ में इनकी ट्रेजेक्टरी जो रहती है वो गाइड नहीं रहती, क्योंकि यहाँ से तो ये देखो फ्री फॉल में गिर रही है ना यहाँ से। क्रूज मिसाइल जो होती हैं ये लो अल्टीट्यूड ट्रैवल करती हैं और ये जेट पावर्ड होती हैं। जेट जो इंजन होता है उसके थ्रू पावर्ड होती हैं, और मोर और लेस ये बिल्कुल समझ लो कि एक एरोप्लेन की तरह है। ठीक है,
कि यहाँ तक गई। अब ये क्या होगा कि अपना पाथ पूरा डिसाइड करेंगी कैसे कैसे जाना है, और क्योंकि बहुत ग्राउंड के क्लोज चलती हैं तो डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट हो जाती हैं। और इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, क्योंकि देखो इंजन से पावर हो रही है ना, इंजन डिसाइड कर रहा है इनके पाथ को, तो ये क्या कर सकती हैं, इवन अगर जो कोई मूविंग टारगेट है तो उसको भी हिट कर सकती हैं बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ। अब मनूवरेबिलिटी जो है इसकी देखो कितनी हाई है कि इतना ही घूम सकती है, और ये देखो सिंपल ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। तो एक नासा का मिशन था एंड्योरेंस, उसने डिस्कवर कर लिया है अर्थ के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको, और इसको कैलकुलेट भी कर लिया कि कितनी है, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं। अब देखो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वैसे तुम ज्योग्राफी में पढ़ोगे, यहाँ बस एक बार देख लेते हैं। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। 700 किलोमीटर के बियॉन्ड जो भी होता है उसे एक्सोस्फेयर बोलते हैं, ठीक। ऐसी कोई लेयर होती नहीं है बट इसको बोला जाता है। और मेसोस्फेयर हमारी खत्म हो जाती है 80 किलोमीटर्स पे, तो 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच में जो आया उसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब इस लेयर में हमें देखना है आयनोस्फेयर को। अगर एग्जाम में आए तो तुम्हें ऐसे ही लिखना है कि मेसोस्फेयर के बाद आएगा थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद आयनोस्फेयर। बट होता क्या है कि ये सब डिवाइड होती है। आयनोस्फेयर जो है डी, ई और एफ लेयर में, ऐसे ही याद भी करना है तुमको, नीचे डी आएगी, ई और एफ, और एफ भी फर्दर डिवाइड हो जाती है मॉर्निंग में F1 और F2 में। देखो नीचे F1 है, F2। अब F1 में डिवाइड क्यों हो जाती है, क्योंकि सनलाइट की वजह से क्या होता है, आयंस का ब्रेक हो जाते हैं, आयंस नहीं, सनलाइट की वजह से जो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक हो जाते हैं दिन में, बट रात में क्या होता है ये फिर रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए रिलायबल नहीं होती है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो लेयर यूज़ होती है वो F2 लेयर होती है, बट होता क्या है कि रात में जब कंबाइन हो गया तो सब तो F ही लेयर हो गया, तो बेसिकली हम F लेयर यूज़ करते हैं रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गई जनरल बात। अब देखते हैं आर्टिकल में क्या दिया हुआ। तो आर्टिकल में बेसिकली ये बोला है कि जो हमारा अर्थ है वहाँ पे जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। और दूसरा तुमने पढ़ा होगा एक मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ के अराउंड, तो वो दूसरी एक फंडामेंटल फोर्स हो गई। तो हमारे अर्थ के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। पहले इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था, बट अभी इसे डिटेक्ट कर दिया गया। 2022 में लॉन्च हुआ एक रॉकेट जिसका नाम था एंड्योरेंस, ठीक है। एंड्योरेंस रॉकेट लॉन्च हुआ, नासा ने लॉन्च किया। अब इसने बेसिकली मेजर किया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये बहुत फीबल है, इवन एक मतलब जितना एक बैटरी के अंदर होती है उतना है, ठीक है। तो जो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, पहली बार ऑब्जर्व कैसे हुई थी, जब एयरक्राफ्ट क्या करते थे, पोलर एरियाज़ में फ्लाई करते थे, तब उन्हें दिखता था कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं ये बाहर बहुत तेज़ी से स्पीड से निकल रहे हैं। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया कि ये पोलर विंड करके कोई चीज़ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जा रहे हैं, जबकि ग्रेविटी है तो बेसिकली इनको नीचे की तरफ आना चाहिए। अब क्या हुआ है कि बता दिया गया है कि इसका नाम जो है वो इसका नाम जो है MB पोलर फील्ड है, MB पोलर फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कह सकते हो। अब होता क्या है बेसिकली कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में। अब देखो आयंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से हैवियर होते हैं, तो ये क्या होते हैं ग्राउंड की तरफ डिसेंड करने लगते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लाइटर होते हैं, तो अगर इन पर थोड़ी सी भी अगर हम एनर्जी लगा दें तो क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ भाग जाएंगे, एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएंगे, ठीक। अब देखो मैंने बताया क्या कि आयंस अलग हो गए हैं तो इनको नीचे गिरना है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लाइटर हैं तो ये ऊपर रहते हैं, इनको भी गिर जाना चाहिए ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे ही। बट होता क्या है कि जब ये सेपरेट हो जाते हैं आयंस और इलेक्ट्रॉन्स तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब इनको क्या कर देती है, बाइंड कर देती है एक साथ में। अब इस सिस्टम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बाई डायरेक्शनल है, इलेक्ट्रॉन जो है आयन को ऊपर की तरफ खींच रहा है और जो आयन है इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इलंगेट हो जाता है, और कभी कभी इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो ये क्या करता है, ये एस्केप कर जाता है। और इसी फिनोमेना को बोला था पहले इन्होंने पोलर विंड, तो इसी वजह से ये पोलर विंड दिखती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इन्फ्लुएंस होगा, कैसे इसने इन्फ्लुएंस किया है अर्थ को, ये अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें इतना जानना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अर्थ के अराउंड होती है, क्वेश्चंस में वगैरह में पूछा जाएगा ये चीज़, और ये बहुत स्मॉल होती है। कितनी होती है, 0.55 वोल्ट। देख लो ये तुम्हारी छोटी सी जो सेल की बैटरी होती है उससे भी बहुत कम है, इतना याद रखना। और ये अगर करती है अराउंड आयनोस्फेयर में और 250 किलोमीटर में जो एल्टीट्यूड है इतने पे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि ये सिर्फ पोलर एरियाज़ में नहीं रहती है, ये ऑल ओवर ग्लोब है, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल समझने से पहले हम समझते हैं कॉपीराइट एक्ट के बारे में और कॉपीराइट के बारे में। अब कॉपीराइट बेसिकली क्या हो गया, ये हमारी लीगल राइट हो गई
टू प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क्स। अब ओरिजिनल वर्क्स कैसे होने चाहिए, किस किस फील्ड के होने चाहिए, लिटरेचर का हो या आर्ट का हो, म्यूज़िक हो, फिल्म हो, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ आइडियाज़ को ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैंने कोई बुक लिखी, ठीक है, अब इस बुक की किसी को मूवी बनानी है ना, तो वो भी इसका एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, तो उसे मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब होता क्या है कॉपीराइट एक्ट में कि बेसिकली मान लो कि मेरा काम है और मेरी डेथ हो गई, ठीक है, तो मेरी डेथ के 60 ईयर के बाद जो होती है ना, उस वो जो कॉपीराइटेड वर्क होता है वो आ जाता है पब्लिक डोमेन में, मतलब अब उसे पब्लिकली कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखो 60 ईयर्स के बाद जाएगा ना वो पब्लिक डोमेन में, बट उसकी डेथ के बाद वो किसके पास चला जाता है, लीगल एयर्स के पास। मतलब जो कि इनके लीगल एयर्स थे, इनके पास ये पावर आ जाएगी कि वो अब किसी को ये अलाउ कर सकते हैं कि कॉपीराइटेड वर्क को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अब आर्टिकल में क्या लिखा है कि अब ये नेशनलाइज हो जाएगा। अब नेशनलाइज का मतलब बेसिकली समझ लो कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो इन लीगल हेयर से क्या कहती है कि यार आप मेरे को राइट्स दे दो इसके, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट राइट्स ले लेती है तो ये क्या कर देती है, फिर इसको पब्लिक डोमेन में अलाउ कर देती है। तो इसका मतलब बस इतना ही था, ठीक है। तो ये आर्टिकल कुछ काम का नहीं है। तो 30 अगस्त का आप एक्सप्लेन सेक्शन देख लेते हैं। अब इसमें देखो एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, वो था अबाउट नदन बॉल्ड इबिस। ये ऑलरेडी मैं वाजीराम पॉइंटर जो कि 29 अगस्त के थे उसमें मैंने बता रखा है, तो वो देख लेना। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, इसका नाम वर्ल्ड रैप भी है। वर्ल्ड रैप अगर पूछ दे कि ये टर्म किससे रिलेटेड है तो ये बर्ड से रिलेटेड है। ये बेसिकली ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी, बट अभी क्या हुआ है, इनको काफ़ी ब्रीड वगैरह करके इनको बचाया गया है कंजर्वेशन मेजर्स लेके, तो अब ये एंडेंजर्ड स्टेटस पे आ गए। अब जब इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग हुई तो अब क्या हुआ कि जो इनके जो इन्फेंट्स थे या यंग बर्ड्स थे, इनको अब पता नहीं था ना कि कौन सा हमें रूट लेना है, क्योंकि ये पूरा इन्होंने जो जन्म वगैरह होता है इनका, अब यूजुअली क्या होता है कि जो मदर होती है वो इनको साथ लेके उड़ती है, तो उनको पता चल जाता है कि ये रूट है जिस रूट से हमें माइग्रेट करना है, ठीक है। तो जो इनके कंजर्वेशन में रिस्पॉन्सिबल थे उन्होंने क्या किया कि हम ऐसे फ्लाई करेंगे इनके साथ, बर्ड्स के साथ, और इनको रास्ता दिखाएंगे कि तुम्हें इस रूट पे चलना है, ठीक है। तो इनको पता चल जाएगा कि इस रूट से हमें माइग्रेट करना है हर साल इस टाइम से इस टाइम। तो अब इसका प्रीलिम्स में कोई रेलेवेंस है नहीं। अब इसको तुम मेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, इसको तुम मेंस में दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हो और एक होता है नेगेटिव तरीके से, ठीक है। कि कैसे ह्यूमंस ने देखो अब नेगेटिव तरीके में कैसे होगा कि कैसे ह्यूमंस ने डिसरप्ट कर दिया है कि इवन जो बर्ड्स हैं इनको अब अपने रूट्स का पता नहीं चल रहा है, उसके बाद तुम कितना भी कंजर्वेशन कर लो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और पॉजिटिव क्या रहेगा कि देखो हमने ऐसे मेजर्स ले रखे हैं कि इवन जो बर्ड्स एक्सटेंट होने वाली हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली तुमको ये एग्जांपल की तरह कोट करना है, तो मैं ये नहीं लिखना है कि पूरे एग्जामिनर को बता दूंगा कि ऐसे ऐसे बर्ड फ्लाई करेंगी, हम इनके साथ फ्लाई करेंगे, ये कुछ नहीं। तो बस एग्जांपल लेना है कि कंजर्वेशनिस्ट ने क्या किया कि कैसे नदन इबिस बर्ड्स को ये सिखाया कि इनका रूट कैसा था। बस इतना ही एक लाइन में लिख दो एग्जाम्पल, ठीक है। और नेगेटिव लिखना है तो ये लिख दो कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बर्ड्स इवन एक्सटेंट हो रही हैं और इवन वो जो अपना रूट नेचुरल रूट था वो भी भूल जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम कितना भी ब्रीडिंग वगैरह किया उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक छोटा सा एक लाइन का एग्जांपल दे देना है बस, ठीक है। बाकी इस आर्टिकल में इन्होंने जुजुत्सु सीख लिया तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है और ये भी कोई काम का नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, लीव योर फीडबैक एज वेल।